आप सभी को झारखंडी जोहार। चोरी, दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, दुष्कर्म, मौसम से जुड़ी झारखंड की 25 बड़ी खबरों को प्रतिदिन देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, रहे एक कदम सबसे आगे। बच्चे की गली में फंसा सिक्का नहीं निकाल सका दुमका मेडिकल कॉलेज, एम्स किया रेफर। दुमका के गोपीकांदर में 4 साल के राम मंडिया की गली में सिक्का फंस गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन ऑस्टियोफिलोसिस की कमी से सिक्का नहीं निकाला जा सका। बच्चे को एम्स रिम्स रेफर कर दिया गया। 3 साल से यंत्र की मांग के बावजूद अस्पताल प्रबंधक नाकाम, मरीज है परेशान। आपको बताते चले कि उल्टियां शुरू होने पर परिजन उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन वहां से मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। मंगलवार को नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक कुमार ने सिक्का निकालने की कोशिश की, मगर अस्पताल में जरूरी यंत्र न होने के कारण वे नाकाम रहे। मजबूरी में बच्चे को एम्स रेफर कर दिया गया। यह घटना दुमका मेडिकल कॉलेज की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलती है। हर सुविधा होने की दबाव करने वाला यह अस्पताल एक छोटी सी यंत्र के अभाव में बच्चे का इलाज नहीं कर सका। डॉक्टर आलोक ने बताया कि सिक्का गले में काफी नीचे फंस गया था। ओसोफिलोस्कोप की बिना सिक्के का सटीक स्थान पता करना और उसे निकालना असंभव था। यंत्र की कमी के कारण मरीज को रेफर करना पड़ा। 2 साल पहले एक एसआर सीनियर रेजिडेंट ने अपने निजी ओसोफिलोस्कोप से मरीज का इलाज किया था। 31 जुलाई को उनके तबादले के बाद वे मशीन साथ ले गए। तब से अस्पताल में गले में फंसे वस्तु निकालने की सुविधा ठप है। मरीजों को सीधे रेफर किया जा रहा है। चिकित्सा पिछले 3 साल से ओसोफिलोस्कोप की मांग कर रही है। कई बार अस्पताल अधीक्षक को लिखित अनुरोध दिया गया, लेकिन प्रबंधक ने इस छोटे से यंत्र को खरीदने में कोई रुचि नहीं दिखाई। नतीजा, मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल अस्पताल की लापरवाही को बर्दाश्त है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को भी उजागर करती है। सवाल यह है कि कब तक मरीजों को बुनियादी सुविधाओं के लिए बड़े शहरों की ओर दौड़ना पड़ेगा। बुर्के के पीछे छुपा डकैत का मास्टरमाइंड, देवघर में पुलिस अब तक है हैरान। मधुपुर में एचडीएफसी बैंक डकैत की जांच में पुलिस के लिए बुर्का वाला अपराधी एक बड़ी पहेली बन गया है। पुलिस का मानना है कि उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए बुर्का पहना था, जिससे उसका लोकल कनेक्शन होने का संदेह है। पुलिस ने बाइक और भाषा के सुरागों के आधार पर बिहार तक जांच बढ़ा दी है। सीसीटीवी फुटेज से भी पुलिस को मदद मिली है। आपको बताते चले कि मधुपुर में एचडीएफसी बैंक डकैती कांड के बाद पुलिस की 4 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमें अपराधी की तलाश में जुटी है। इस जांच में सबसे अहम कड़ी बुर्का वाले अपराधी है। पुलिस का मानना है कि यह अपराधी पूरे घटनाक्रम को लीड कर रहा था और अन्य डकैतों को निर्देश दे रहा था। इस शख्स ने अपनी पहचान छुपाने के लिए बुर्का पहना हुआ था, जिससे पुलिस को शक है कि इसका लोकल कनेक्शन हो सकता है। अगर इस बुर्के वाले अपराधी की पहचान उजागर हो जाती है तो बैंक डकैत का पूरा राज खुल सकता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य अपराधियों के चेहरे की पहचान कर ली है, लेकिन बुर्के वाले ने अभी पहचान छुपाए रखी है। फरार होने के दौरान भी वह बाइक के पीछे बैठा था और उसने बुर्का नहीं हटाया था। पुलिस को आशंका है कि डकैत में लोकल और बाहरी दोनों गिरोह शामिल हो सकते हैं। अपराधियों की एक बाइक जो हिंद बैंक के पास खराब हो गई थी, पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग बन गई है। शुरुआत में बाइक पर लगी नंबर प्लेट फर्जी निकली, लेकिन चेसिस और इंजन नंबर की जांच से पता चला कि इसका कनेक्शन बिहार से है। इसी आधार पर पुलिस की जांच बिहार तक पहुंच गई है। इसके अलावा पुलिस अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा का भी विश्लेषण कर रही है। डकैती के दौरान वे हिंदी और स्थानीय भाषा का मिश्रण इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ ही बोली मधुपुर, जामताड़ा या गिरिडीह के निवासियों जैसे थी, जबकि कुछ की हिंदी अलग थी। पुलिस इसको डिकोड कर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बैंक लूटने के बाद अपराधी बैंक मैनेजर का लैपटॉप अपने साथ ले गए। उन्होंने लगा कि इनकी में सीसीटीवी फुटेज का डिवाइडर, अपराधी यहीं पर गलती कर गए। बैंक का फुटेज सीधे सर्वर कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ था, जो पुलिस को आसानी से मिल गया। आपको बताते चले इस फुटेज में अपराधियों की सारी करतूत कैद हो गई है, जिससे पुलिस को जांच में बड़ी मदद मिल रही है। इसके साथ ही पुलिस ने भागने वाले रास्ते पर लगे दुकानों और घरों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। अपराधियों ने भागने के लिए बहुत ही संकरी गलियों का इस्तेमाल किया, जिनमें से होकर सिर्फ बाइक ही जा सकती है। यह रास्ता रेलवे न्यू कॉलोनी, करम मंजली रोड, गांधीनगर होते हुए मेन रोड पर निकलता है। गांधीनगर इलाके की सड़क मुश्किल से 8 से 10 फीट चौड़ी और
इसमें से कई स्पीड ब्रेकर भी है। यह रास्ता अपराधियों के लिए एक सेफ एग्जिट का काम किया। पुलिस को संदेह है कि इस रास्ते की जानकारी उन्हें किसी स्थानीय व्यक्ति ने दी थी, क्योंकि मधुपुर के बहुत से लोगों को भी इस रास्ते का पूरा ज्ञान नहीं है। यह दिखाता है कि इस घटना को पूरी योजना के साथ अंजाम दिया गया, जिससे बैंक तक आने वाले जाने वाले प्लान भी शामिल थे। हैरान की बात यह है कि जब बैंक के अंदर डकैती हो रही थी तो बाहर चाय की दुकान पर बैठे लोगों को इसकी बिल्कुल भी भनक तक नहीं लगी। यहाँ तक कि बैंक के नीचे और आसपास के दुकानदारों को भी यह कुछ भी पता नहीं चला। उन्होंने तब पता चला जब अंदर से खिड़की से लोगों ने चिल्लाकर बताया कि बैंक के गार्डों ने बताया अपराधियों ने उन्हें हथियार के बल पर काबू में कर लिया और उनकी जमकर पिटाई की। बैंक मैनेजर ने भी बताया कि अपराधियों ने लोगों के साथ मारपीट की और उन्हें घुटनों के बल बैठा दिया। अपराधियों ने सबसे पहले सभी के मोबाइल छीन लिए थे, जिन्हें बाद में बैंक के बाहर एक प्लास्टिक के थैली में छोड़ दिया गया। घटना के समय बैंक के 2 गार्डों के पास कोई हथियार नहीं था, क्योंकि बैंक ऊपरी मंजिले पर है जहां हथियार रखना आवश्यक नहीं माना जाता है। लेकिन एक बड़ी चूक यह थी कि डकैत के दौरान या बाद में बैंक का सरायन नहीं बजाया गया। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि अपराधियों ने उन्हें सायरन बजाने का मौका नहीं दिया। अगर अपराधियों के जाने के तुरंत बाद सायरन बज गया होता तो शायद पुलिस कुछ पहले पहुंच जाती। ऐसे घटनाओं में कुछ पल ही निर्णायक होते हैं। अब यह भी जांच का विषय है कि बैंक सायरन काम कर रहा था या नहीं। इस घटना की ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पुलिस इस पहले नुमा बुरके वाली डकैत का राजफाश कब करेगी। आखिरकार पुलिस इसकी पर्दाफाश करने में कितने टाइम लगाएगी। देवघर बैंक डकैती मामले में गोड्डा में अलर्ट, बैंक और ज्वेलरी शॉप की बढ़ाई गई निगरानी। आपको बताते चले देवघर में बैंक डकैती के बाद गोड्डा पुलिस अलर्ट पर है। एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने बैंक और ज्वेलरी शॉप का निरीक्षण किया, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। हेलमेट पहनकर आने वाले पर रोक, संदिग्धों पर नजर रखने और एटीएम में समिति प्रवेश के निर्देश दिए गए। आपको बताते चले देवघर में मधुपुर में बैंक डकैती की घटना को लेकर जिले की पुलिस सतर्क हो गई है। बैंक चोरी अथवा डकैती की घटना रोकने के लिए मंगलवार को गोड्डा एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी व नगर थानेदार दिनेश महली ने देर शाम तक शहर के सभी सरकारी व प्राइवेट बैंक आदि जाकर सुरक्षा का जायजा लिया। पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा बैंक के अंदर लॉकर व चेस्ट की आदि सुरक्षा की जानकारी ली। बैंक के सायन आदि को दुरुस्त हालत में देखा। शहर के गोड्डा भागलपुर मार्ग पर पेट्रोल पंप के समीप एसबीआई के बाजार ब्रांच व एटीएम आदि में तैनात गार्ड को जरूरी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में किसी भी व्यक्ति को हेलमेट पहनकर अंदर आने नहीं दिया जाना है चाहिए। साथ ही यह देखना है कि उसका हुलिया कैसा है। संदेहास्पद सामान आदि अंदर लाने में मनाही करने को कहा गया। साथ ही काम कर रहे बैंक के पदाधिकारियों व कर्मियों को भी सुरक्षा के मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि हर हाल में यह देखना है कि यदि 2 व्यक्ति एक साथ बैंक में प्रवेश कर रहे हैं तो उनका स्टेट क्या है। एटीएम के अंदर से 2 की प्रवेश करने पर मनाही की गई। बैंक मैनेजर को बैंक की सुरक्षा को लेकर तमाम उपाय करने को कहा। बैंक में तैनात गार्ड को जरूरी निर्देश दिया गया। हथियार आदि को देखा गया। बताते चले कि यदि ठगी भी आते हैं तो उनका पर नजर रखी जानी है। इसके अलावा एसडीपीओ व थानेदार बैंक के सामने कल्याण ज्वेलर्स के प्रतिष्ठान भी गए, वहां भी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी वहां मौजूद कर्मियों से ली। कहा कि हर हाल में सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखें। गार्ड को संदिग्धों पर नजर रखने को जाने को कहा गया। कर्मियों और भी कई जरूरी निर्देश दिए गए। बताया कि उनकी पुलिस बैंक व ज्वेलरी शॉप आदि का सतत निरीक्षण करेगी। किसी को भी कोई शिकायत करनी है तो वे पुलिस कर्मियों को जानकारी दे सकते हैं, पुलिस उस पर काम करेगी। सावधान, झारखंड के इन जिलों में आज से होगी भारी बारिश। आपको बताते चले झारखंड में लगातार 2 दिनों से हो रही भारी बारिश ने मौसम को बदल दिया है। कई इलाकों में जल जमाव से लोगों को परेशानी हुई। मौसम विभाग ने दक्षिणी और मध्य झारखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 27 सितंबर तक तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका है। लौटते मानसून का असर 12 अक्टूबर तक रहेगा, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। आपको बताते चले कि पिछले 2 दिनों से राजधानी रांची में हो रही वर्षा ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। सोमवार के बाद मंगलवार को दोपहर और शाम में वर्षा हुई। शहर के कई गली मोहल्ले में जल जमाव ने आम जनों की परेशानी बढ़ा दी। हालांकि कुछ देर में मौसम साफ हो गया और
तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा पूर्वानुमान की बात करें तो 24 सितंबर को राज्य के दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के साथ साथ निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा बहने और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। इन जिलों में यह स्थिति 27 सितंबर तक बनी रहेगी। मौसम विज्ञान अभिषेक आनंद ने बताया कि लौटते मानसून का असर देखने को मिल रहा है। 12 अक्टूबर तक लौटते मानसून का असर देखने को मिलेगा। बताया कि 24 और 25 सितंबर को राज्य के लगभग सभी स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की व मध्य दर्ज की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो राज्य में कहीं कहीं मानसून की सक्रिय दिखी। कुछ स्थानों पर हल्की व मध्य दर्जे की वर्षा हुई, जबकि कहीं कहीं भारी वर्षा हुई। सबसे अधिक वर्षा 109 मिलीमीटर पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ में हुई है। आपको बताते चले वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस लातेहार में रिकॉर्ड किया गया है। वहीं राजधानी रांची का अधिकतम 31.4 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। धनबाद होकर महाराष्ट्र के इटावरी से जयनगर को चलेगी स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगा राहत। धनबाद से जयनगर के लिए इतवारी स्पेशल ट्रेन 26 अक्टूबर से शुरू होगी। यह ट्रेन हर गुरुवार को इतवारी से चलेगी और जयनगर से हर शनिवार को ट्रेन में स्लीपर, एसी और साधारण श्रेणी के कोच होंगे। दिवाली और छठ में यात्रियों को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से बिहार आने में आसानी होगी। ट्रेन बोकारो, चंद्रपुरा और धनबाद भी रुकेगी। आपको बताते चले 08869 इतवारी जयनगर स्पेशल प्रति गुरुवार को 16 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलेगी। इतवारी से दिन में 11 बजे रवाना होगी। अगले दिन सुबह 6:40 पर बोकारो, 7:28 पर चंद्रपुरा एवं 9:50 पर धनबाद आगमन होगा। जैसडी, दरभंगा व मधुबनी होकर रात 10:30 बजे जयनगर पहुंचेगी। 08870 जयनगर इतवारी स्पेशल ट्रेन 18 अक्टूबर से 8 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी। जामताड़ा में साइबर अपराधियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9.91 लाख नगद सहित लैपटॉप के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। करमटाड़ थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 9.91 लाख रुपए, मोबाइल, लैपटॉप, सिम कार्ड और एटीएम कार्ड जब्त किए गए। एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि आरोपी इलेक्ट्रिसिटी बिल और आरटीओ ई चालान के नाम पर ठगी करते थे। आपको बताते चले कि गिरफ्तारी अपराधी व्हाट्सएप नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी बिल और आरटीआई के चालान कर एपिक लिंक भेजते थे। जैसे कि पीड़ित इस लिंक को डाउनलोड करता, मोबाइल का डाटा अपराधियों के पास पहुंच जाता। इसके आधार पर ई वॉलेट का इस्तेमाल कर खाते से पैसे निकाल लेते थे। ठगी की रकम तुरंत विभिन्न खातों और वॉलेट में ट्रांसफर कर दी जाती थी, जिससे ट्रेस करना मुश्किल हो जाता था। आपको बताते चले कि यह पुलिस के अनुसार अपराधियों का नेटवर्क पश्चिमी बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश और असम तक फैला हुआ था। इस संबंध में जामताड़ा साइबर थाना कांड संख्या 63-25 दिनांक 23/9/2025 को दर्ज किया गया। दोनों पर B-7/2023 की धाराओं IT एक्ट और टेली कम्युनिकेशन एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हस्तशिल्प कला के दम पर लखपति बनी अर्जिना, पुरानी डोकरा कला को दिया नया जीवन। दुमका के जगडूह गांव की अर्जिना जादूपटिया ने अपनी पुश्तैनी डोकरा कला को नया रूप देकर सफलता प्राप्त की है। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर और ऋण लेकर उन्होंने अपनी व्यवसाय को बढ़ाया। उनका वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक हो गई है। अर्जिना अब इस कला को विदेशी तक ले जाना चाहते हैं। आपको बताते चले झारखंड की उप राजधानी दुमका में एक गांव है जगदूडीह। गांव की वरिष्ठ पहचान यहाँ के जादूपटिया समुदाय के डोकरा कला से है। इसी गांव की अर्जिन जादूपटिया पुश्तैनी डोकरा आर्ट को नया टच देकर न सिर्फ स्वावलंबी बनी है बल्कि लखपति भी बन गई। अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष से अर्जिना ने डोकरा आर्ट
के जरिए अपने परिवार के आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रस्तुत किया। अर्जेंटीना कहती है कि डोकरा कला की मांग और मुरीदों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बाधा संसाधनों और बाजार की कमी है। आपको बताते चले इसकी वजह से डोकरा आर्ट से तैयार सामग्रियां सहजता से उपलब्ध नहीं हो पाती। अर्चना बताती है कि उसके पति मकबूल जादूपटिया भी डोकरा शिल्प से जुड़े हैं, लेकिन हाथ तोड़ मेहनत के बाद भी आमदनी सीमित थी। जीवन को रफ्तार देने की छटपटाहट और बेचैनी थी। काफी शिद्दत से कोई रास्ता ढूंढ रहे थे और फिर एक दिन रास्ता भी मिल गया। अर्जीना ने कहा कि वर्ष 2019 में वह मां लखी आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कर इस विशिष्ट कला व इससे जुड़ी व्यवसाय को नई दिशा देने का संकल्प लिया। महसूस से जुड़े के बाद आत्मविश्वास बढ़ा और नई नई जानकारियों से अवगत होने लगी। इसके बाद ऋण लेकर अपनी पुश्तैनी व्यवसाय को नए अंदाज में नया टच देकर आगे बढ़ाने की पहल तेजी कर दी। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर पर बिल्कुल आसान नहीं था। पीतल धातु की शिल्पकारी में सबसे अधिक धैर्य और कौशल की जरूरत होती है। काफी संघर्ष और मेहनत के बाद आखिरकार डोकरा कला से हाथ की बाल, कान की बाली, मछली, कछुआ, हाथी, दीपक, घुंघरू, अंगूठी, घंटी, गले की चेन, फैला, हंसुआ और अन्य जनजातीय कलाकृतियों में बारीक कारीगरी का पुट सन्निवेश कर तैयार किया तो इस कला के मुरीदों की ख्वाहिश भी बढ़ गई। फिर क्या था, बाजार की मांग के अनुरूप सामग्रियां तैयार कर इसकी पहुंच दुमका की नहीं, रांची व अन्य राज्यों के अलावा दिल्ली तक बनाने में सफलता मिल रही है। सरल मेला व विभिन्न प्रदर्शनियों ने भी मांग आने लगी है। डोकरा कला में निपुणता हासिल करने के बाद अर्जीना ने 1,20,000 ऋण लिया। इस धनराशि से अपने काम को आगे बढ़ाया। बाजार में डोकरा उत्पादकों की डिमांड तेज हुई तो इसका सीधा असर आमदनी पर पड़ा। पूर्व में जो वार्षिक आय 90,000 रुपए थी वह अब सालाना 3 लाख के पार पहुंच गई। अर्जीना अब डोकरा कला को शांत समंदर पार तक पहुंचाने की तैयारी में है। भविष्य की योजनाओं में न सिर्फ अपने व्यवसाय को विस्तार देने की मंशा है बल्कि आधुनिक मशीन भी खरीदने की है। इसके साथ ही वह गांव और समूह से जुड़ी महिलाओं को डोकरा कला सिखाने के लिए प्रेरित कर रही है। डोकरा कला का एक प्राचीन धातु हस्तशिल्प कला नहीं बल्कि झारखंड की अनमोल विरासत है। यह हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा और आत्मनिर्भरता की पहचान है। इसे संजो कर रखना व आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेवारी। अपनी पुश्तैनी कला के दम पर ही तीनों बच्चे, एक बेटा और 2 बेटियों को अच्छी स्कूलों में पढ़ा रही है। पहले घर की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल था, लेकिन अब जीवन स्तर में बदलाव आया है, समाज में मान सम्मान बढ़ा है। दुमका में मरवाड़ी महिलाओं की अनोखी पहल, पहली बार होगा सामूहिक विवाह। आपको बताते चले दुमका में मरवाड़ी विवाह सम्मेलन में कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने की अनूठी पहल की है। सम्मेलन 2026 में 11 जोड़ों के विवाह का आयोजन करेगी, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियां को शामिल किया जाएगा। सम्मेलन विवाह का खर्च वहां करेगी और नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी का सम्मान भी दिया जाएगा। आपको बताते चले मनुस्मृति में एक प्रसिद्ध श्लोक है, यत्र नर्यस्तु पूज्यन्ति रमन्ति तंत्र देवता, मतलब जहां स्त्रियों की पूजा या सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। कुछ इसी भाव को लिए दुमका में मरवाड़ी विवाह सम्मेलन से जुड़ी महिलाओं ने एक नई पहल की है। इनका उद्देश्य समाज में व्याप्त कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों पर न सिर्फ सीधा प्रहार करना है बल्कि इसके निदान के लिए भी गंभीर पहल करनी है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मरवाड़ी विवाह सम्मेलन के शीघ्र प्राथमिकता सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना है। खास बात यह है कि मरवाड़ी विवाह सम्मेलन के माध्यम से सिर्फ मरवाड़ी समाज ही नहीं बल्कि हर एक समाज की जरूरतमंद परिवारों को बेटियों के सामूहिक विवाह हिंदू रीति रिवाज से कराई जाएगी। आपको बताते चले शादी में तमाशा खर्च का वह मरवाड़ी विवाह सम्मेलन करेगी। शादी पूरे शान शौकत से कराई जाएगी। किसी भी तरह की कोई कमी वर्ग व कन्या पक्ष को महसूस नहीं होने दी जाएगी। प्रत्येक जोड़े के वैवाहिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं भी प्रदान की जाएगी। इन सदियों को कानूनी मान्यता मिले इसके लिए इनका कोर्ट से निबंधन भी कराया जाएगा। मरवाड़ी विवाह सम्मेलन की अंजना भूनिया कहती है कि इस शुरुआत से 11 जोड़ियों के सामूहिक विवाह की परंपरा से होगी। विवाह का आयोजन 2026 में तय है। अब तक 5 जरूरतमंद परिवारों को चिन्हित कर उनका नाम दर्ज कर लिया गया है। आपको बताते चले शेष 6 परिवार भी संपर्क में मरवाड़ी विवाह सम्मेलन की ओर से यह भी खुली अपील है कि जो भी जरूरतमंद परिवार सामूहिक विवाह में भागीदार
तय करना चाहते हैं वह बिना किसी संकोच से खुले मन से जोड़े के साथ संपर्क कर सकते हैं। कहा कि आर्थिक तौर पर कमजोर माता पिता को उनकी बेटियों का विवाह कराकर उन्हें सम्मान देना है। जाना ने कहा कि बेटियां तो साझी होती है, मतलब यह है कि बेटियां किसी एक व्यक्ति या परिवार की निजी संपत्ति नहीं होती, बल्कि यह पूरे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी बेटियों की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी पूरे समाज की। इन्हें केवल अपने परिवार की बेटी नहीं बल्कि समाज या देश की बेटी के रूप में देखा जाना चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या और बेटी बेटा में फर्क की सोच की वजह से देश भर में बालक बालिका का लिंगानुपात में तेजी से कमी आ रही है। हर एक समाज में लड़कियों की संख्या कम होने के कारण कई तरह की परेशानियां सामने आ रही है, जिसमें वैवाहिक परिस्थितियां भी शामिल है। ऐसे में इन तमाम सामाजिक कुरीतियों व परिस्थितियों से उबरने के लिए मारवाड़ी विवाह सम्मेलन की ओर से दुमका में पहली बार सामूहिक विवाह करने का बीड़ा उठाया गया। इसमें सबसे सुखद पहलू यह है कि मारवाड़ी समाज के गणमान्य लोगों ने तन मन धन से मदद करने के लिए आगे आए हैं। मारवाड़ी विवाह सम्मेलन की सीमा अग्रवाल, पूजा मोदी, किरण भटोलिया, मानसी मोदी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों के प्रति सामूहिक जिम्मेदारियां का निर्वहन करने के लिए मारवाड़ी विवाह सम्मेलन ने सामूहिक विवाह कराने का बीड़ा उठाया। दुमका में इस तरह का प्रयास पहली बार हो रहा है। मारवाड़ी विवाह सम्मेलन के महिलाओं का संकल्प है कि समाज में बेटियों के प्रति हर तरह की भ्रांतियों को खत्म कर इनका मान सम्मान बढ़ाना है। अंजना भुनिया, मारवाड़ी विवाह सम्मेलन, दुमका। विशाखापट्टनम में बंधक बने थे बोकारो के 13 मजदूर, सरकार ने कराया मुक्त। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बंधक बने सभी 13 मजदूरों की बुधवार की सुबह सकुशल घर वापसी हो गई है। ये मजदूर बोकारो जिले के कसामार प्रखंड के सोनपुर पंचायत स्थित सिल्ली साड़म गांव के रहने वाले हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, नशा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की मंत्री योगेंद्र प्रसाद की प्रयास से 48 घंटे के भीतर यह कार्रवाई संभव हो सका। आपको बताते चले, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित एक निजी कंपनी मिकिकल प्राइवेट लिमिटेड में बंधक बने सभी 13 मजदूरों की बुधवार की सुबह सकुशल घर वापसी हो गई। यह मजदूर बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के सोनपुर पंचायत स्थित सिल्ली साड़म गांव के रहने वाले हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सह उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद के प्रयास से 48 घंटे के भीतर यह कार्रवाई संभव हो सका। उन्होंने मुख्य सचिव को इसके लिए निर्देश किया था और त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया था। इसके बाद तत्काल संबंधित विभागों एवं प्रशासनिक स्तर पर पहल की गई। एक मजदूर के स्वजन अखिलेश्वर मांझी की शिकायत पर ही मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने पहल करते हुए यह कार्रवाई की थी। सभी 13 मजदूर 5 सितंबर को मजदूरी करने विशाखापट्टनम गए थे। वहां उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था। उनसे जबरन काम करवाया जा रहा था और आने भी नहीं दिया जा रहा था। उनके साथ मारपीट भी की जा रही थी। इन मजदूरों में अनिल किस्कू, अरविंद हेमरम, धनराज किस्कू, प्रेम कुमार हेमरम, जगदेव किस्कू, सुभाष किस्कू, सुधांश हंसदा, राजेश हेमरम, सुनील मरांडी, विमल सोरेन, संदीप सोरेन, अजित टुडू व मिठू सोरेन शामिल थे। मंत्री ने किया स्वागत, दिया हर संभव सहयोग का भरोसा। बुधवार की सुबह रांची लौटने के बाद सभी श्रमिक मंत्री योगेंद्र प्रसाद के रांची स्थित आवास पहुंचे और उनसे मुलाकात कर अपनी व्यवस्था साझा की। सबने मंत्री का आभार जताया। मौके पर मंत्री ने सबको स्वागत किया और कहा कि राज्य सरकार अपने प्रत्येक नागरिक के साथ मजबूती से खड़ी है। राज्य के प्रत्येक नागरिक की सुविधा एवं उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी परिस्थिति में राज्य के श्रमिक को असुरक्षित महसूस नहीं होने दिया जाएगा। मंत्री ने श्रमिकों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करेगी तथा भविष्य में उनकी आजीविका के लिए आवश्यक सहायता और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। सरकार लगातार ऐसे मामलों पर गंभीरता से नजर रख रही है ताकि भविष्य में किसी भी श्रमिक को इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। झारखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 5 दिन पहले आएगी सितंबर की सैलरी। आपको बताते चले, झारखंड सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सितंबर महीने का वेतन 25 सितंबर को देने का फैसला किया है, यानी 5 दिन पहले वेतन मिलेगा। इस निर्णय से झारखंड सरकार, राज्यपाल सचिवालय, उच्च न्यायालय और विधानसभा सचिवालय कर्मचारियों को लाभ होगा। आपको बताते चले, झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार ने त्योहार से पहले बड़ा तोहफा दिया। सरकार दुर्गा पूजा को ध्यान में
में रखते हुए राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को 5 दिन पहले वेतन देने वाले इस बार आईपीआरडी झारखंड ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है। आईपीआरडी झारखंड ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि दुर्गा पूजा के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि झारखंड सरकार राज्यपाल सचिवालय, झारखंड उच्च न्यायालय तथा विधानसभा सचिवालय के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को माह सितंबर 2025 के मासिक वेतन का भुगतान दिनांक 25/9/2025 से किया जाएगा।